एंड वेलकम बच्चों। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम का क्रैश कोर्स। उसमें 4-5 चैप्टर्स है अपने पास। आज अपने सबसे पहला चैप्टर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 8-10 कॉन्सेप्ट्स है जो अपने देखेंगे तो क्या पता अपने भी बाबा बन जाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया के अपने भी क्या पता बाबा बन जाए फिर। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो अपने को देखना है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी का। डोमेस्टिक टेरिटरी बोले तो इकोनॉमिक टेरिटरी। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इसका सिंपल मतलब क्या है? इंडिया का बाउंड्री। क्या बोले हम? इंडिया का बाउंड्री जो अपने, मान लो इंडिया है ये जीसस क्राइस्ट। तो ये जो बाउंड्री दिख रहा है इसके अंदर का चप्पा चप्पा किसमें आएगा? हमारे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है ना? आ जाओ। सो दिस इज कॉल्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसका तुम लोग पहला पार्ट भूल सकता है। इसके मेन डेफिनेशन में इसमें आएंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट। यस, ये एक ऐसा एरिया है जहां का मालिक कौन है? गवर्नमेंट। ये किंगडम का किंग हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ओन नहीं करता है इसको, गवर्नमेंट क्या करता है? एडमिनिस्टर। यू नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? मतलब संभालना, चीजों को संभालना। ठीक है ना? जैसे एडीएनसी का आई माइट बी दी ओनर, पर अगर मेरा स्टाफ सारा प्रिंट्स वगैरह दे रहा है, सब बिजली बिजली सब ऑन कर रहा है, एसी चला रहा है, अगर वो ये सब काम करे तो एडमिनिस्ट्रेटर हम हुए क्या? एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ हुआ। समझ में आया? तो ये जो एरिया है ये गवर्नमेंट ओन नहीं करता है, गवर्नमेंट देखभाल करता है। गवर्नमेंट क्या करता है? इसको एडमिनिस्टर करता है। ठीक है ना? और ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर फ्रीली फ्रीली जिसके अंदर लोग, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। क्या क्या चीजें फ्रीली यहां से वहां घूम सकती है? पहला, लोग, पीपल। आज पकड़ लो तुमको वेस्ट बंगाल से बिहार जाना है, जा पाएंगे अपने आराम से? आराम से जा पाएंगे, है ना? पर क्या उतना ही आराम से अपने यूएस जा सकते हैं क्या? नहीं, बहुत वीजा फॉर्मेलिटीज होता है वगैरह वगैरह। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर लोग आसानी से घूम फिर सकते हैं। और क्या? गुड्स। वो ट्रक वगैरह आता है ना, ट्रक वगैरह कहां से कहां जाता है, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक जाता है, क्या कैरी करता है वो? गुड्स। गुड्स भी आसानी से घूम सकता है। साथ ही साथ कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? मनी। यस, कैपिटल इज मनी। आज तुमको कलकत्ता से मुंबई पैसा भेजना है, तुम आराम से भेज सकते हो। सिस्टम पूरा सेम है, वहां भी आईसीआईसी बैंक है, यहां भी आईसीआईसी बैंक है। पर उतना इजी से तुम यूक्रेन पैसा नहीं भेज पाओगे, है ना? और उतना ही फटाफट नहीं भेज पाओगे। तो ये तीनों चीजें दे सर्कुलेट फ्रीली। फ्रीली का मतलब यहां पे ये नहीं कि पैसा नहीं लग रहा है कुछ। फ्रीली का मतलब क्या है? लेस फॉर्मेलिटीज, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज, लेस हैसल्स। ठीक है ना? आ जाओ तो पढ़ते हैं इसको। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू, क्या हो गया? एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, विद इन विच का मतलब जिसके अंदर पीपल, गुड्स एंड कैपिटल दे मूव फ्रीली या दे सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, वापस से आओ, बोलो। डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरा नाम क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी। Domestic territory is also called economic territory. It refers to geographical territory which is administered by a government, within which people, goods and capital they move freely, circulate freely. Clear है? आ जाओ। बेसिकली पकड़ लो हमारे देश का जो बाउंड्री है वो। आओ। हाँ, हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री तो आता ही है, पर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ कुछ और चीजें भी इंक्लूडेड है। कुछ कुछ ऐसे चीजें भी हमारे डीटी में इंक्लूडेड है जो हमारे इस बाउंड्री के बाहर रहेगा। ये इंडिया है मान लो, इसके अंदर का तो हमारे डीटी में आता ही है। इसके बाहर क्या दिख रहा है? सी दिखता है, ओशंस दिखता है ना? ये इंडिया के बाहर है,
इसको अपने क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल वाटर्स, वी कॉल दिस इंटरनेशनल वाटर्स। ऐसा हो सकता है कि इन इंटरनेशनल वाटर्स में हमारा कोई ऑयल प्लेटफॉर्म्स है, ऑयल रिग्स बोलते हैं इसको, पता है क्या होता है ये? नहीं, यहां से लोग ऑयल निकालते हैं। जैसे मुंबई के बाहर टुवर्ड्स द सी बहुत बड़ा ऑयल रिग है, उन लोग क्या ओशन में ड्रिल करता है बहुत नीचे तक, और वहां से क्या निकालता रहता है कंटिन्यूस बेसिस में, ऑयल निकालता है। तो ये तो इंडियन मेनलैंड के अंदर तो है नहीं, इंडियन बाउंड्री के अंदर तो है नहीं, उसके बाहर है। पर ये भी क्या होगा, इंडिया के डीटी में आएगा। नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट, हाँ। तो उसके अंदर का एरिया अपना है। आज पकड़ लो पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान इंडिया में अटैक नहीं करे, पर पाकिस्तान इस पे अटैक कर दे, तो क्योंकि ये हमारे डीटी का पार्ट है, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ठीक है ना। वो हमारे इन ऑयल रिग्स को, इन ऑयल प्लेटफॉर्म्स को हाथ नहीं लगा सकता है। क्लियर है? हाँ, तो यही मैंने बोला, आ जाओ। फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। क्या फिशिंग वेसल समझ में आ गया? शिप वगैरह है, बोट्स वगैरह है, भाई इंडियंस, ठीक है ना। ऑयल रिग्स हो गया, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, जो हमारे रेसिडेंस का है। हमारे रेसिडेंस समझ में आ गया, इंडियंस का है, ठीक है ना। इंटरनेशनल वाटर्स में ये इवन दो बाउंड्री के बाहर है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया डीटी, ठीक है। एग्जाम्पल, एनी प्राइवेट ऑयल रिग आउटसाइड इंडियन मेनलैंड, आउटसाइड इंडियन मेनलैंड, ये सब सब हमारे डीटी में आए। अच्छा, व्हाट अबाउट अंडमान निकोबार आइलैंड्स? ऑफ कोर्स वो भी इंडिया ही है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी इंडिया ही है, लक्षद्वीप भी इंडिया ही है, तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया की डीटी में आता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आओ, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स मतलब इंडियंस। शिप्स हो, पानी में चलता हुआ शिप हो, हवा में उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट हो, जो भी हो, ओन्ड बाय हुम, इंडियंस। चाहे वो दो और दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ही ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा हो, अगर वो इंडियन ओन्ड है तो वो इंडिया के डीटी का पार्ट है। इमेजिन करो, इंडिया के जो प्लेन्स है वो वर्ल्ड में कहीं भी घूम रहे हो, कहां के डीटी में आएंगे वो? इंडियन डीटी में। थिंक अबाउट दिस। इंडिगो सुने अपने? इंडिगो का एक एरोप्लेन मान लो रशिया और जापान के बीच में घूम रहा है। किसके बीच में? रशिया जापान। पर इंडियन का है, क्या होगा? इंडिया के डीटी में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। आ जाओ, तो एग्जाम्पल पकड़ लो, दो लाइन का हो सकता है ये। एन एरोप्लेन फ्लाइंग बिटवीन रशिया एंड जापान। An aeroplane flying between Russia and Japan owned by Indigo. Owned by Indigo. ठीक है, ये सब इंडिया की डीटी का पार्ट है। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है दादा, सबसे इंपॉर्टेंट, एम्बेसीज। सुना इस बारे में तुम लोग? क्या होता है? अंबानी एम्बेसी। अंबानी अपना कोई कंपनी खोल दिया यूएस में, तो वो इंडिया का एम्बेसी हो जाएगा। डोमिनोज कहाँ का है? बाहर का है। इसका मतलब डोमिनोज भी बाहर का कोई खोला इंडिया में, तो वो भी एम्बेसी हो जाएगा? गलत। एम्बेसी हैज नथिंग टू डू विथ प्राइवेट फर्म्स। तुम क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट का होता है, यस, ठीक है। जैसे इंडियन एम्बेसी सारे कंट्रीज में, इवन पाकिस्तान में भी इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट का होता है कि वहां पे कोई इंडियंस फंसे हुए, अगर कोई वीजा का प्रॉब्लम हो गया या उनके साथ छेड़छाड़ हो गया, पासपोर्ट लूज कर दिए उन लोग, तो उन लोग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन रहेगा? इंडियन एम्बेसी इन वॉट एवर कंट्री दे आर, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का होता है।
तो पार्क स्ट्रीट जाएगा ना, पार्क स्ट्रीट में ढेरों सारे एम्बेसीज भर्ती पड़े हैं। पार्क स्ट्रीट में एक अमेरिकन एम्बेसी है, वो पूरा गली में इतना सिक्योरिटी रहता है, बाप रे बाप। और बिल्डिंग को लेके लगेगा तुम लोग सही में अमेरिका आ गया है। तो वो बिल्डिंग क्या है? अमेरिकन एम्बेसी। पकड़ लो, यहाँ किसी को वीजा करवाना हो, अमेरिका जाना है, तो अमेरिकन एम्बेसी जाते हैं वो, ठीक है ना। यहाँ कोई अमेरिकन प्रॉब्लम में है अगर, तो अमेरिकन एम्बेसी के पास है। क्लियर है ये चीज? ये पूरे वर्ल्ड ओवर है ये सब चीजें, ठीक है। एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे यूएस बहुत सारी कंट्रीज में छोटा छोटा लैंड खरीद के रखा है। क्यों पता है? अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं वहां पे, अपना 10-15 एरोप्लेन्स, जेट्स, एक दो शिप्स भी वहां रख रहे हैं। उन लोग क्या करते हैं ना, पुअर कंट्रीज का जो आइलैंड्स होता है छोटा छोटा, उसको खरीद लेता है और उस आइलैंड में एयर स्ट्रिप बनाता है, वहां पे सोल्जर्स को तैनात करता है। ऐसे उसका हजारों मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स वर्ल्ड ओवर में, जस्ट इमेजिन। ठीक है, ऐसे करके है चीज। तो अब इसका बात करते हैं, आओ। एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स लोकेटेड अब्रॉड, ये भी इंडिया के डीटी में आएगा। मान लो इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में है, समझना, फील करना है इसको। इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान में। तो फिजिकली कहां लोकेटेड है वो? पाकिस्तान में फिजिकली तो लोकेटेड वहां पे है, पर इकोनॉमिकली जितना लैंड में, जितना छोटा सा लैंड में इंडियन एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो लैंड किसके डीटी में आएगा? इंडिया के डीटी में। समझो इस चीज को। इवन दो इंडियन एम्बेसी फिजिकली लोकेटेड है पाकिस्तान में, पर जितना एरिया में वो है, पकड़ लो अपने सेंटर, जितना ही बड़ा एरिया होगा, जितना ही एरिया हो, वो पर्टिकुलरली इंडिया के डीटी में आता है। ठीक है, तो लिख लो, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन पाकिस्तान। इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो बाय द सेम लॉजिक, कोई पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया में अगर हो, कहां का डीटी है? पाकिस्तान का। ठीक है ना। आ जाओ, चलो फॉलो करते हैं, फिर इसको रिवाइज करते हैं। चलो, टेल मी व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू geographical territory which is administered by a government within which people, तुम पर्सन पे अटका हुआ है, people, goods and capital circulate या move freely। क्लियर? इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या आती है? पहला, आसमान में उड़ता हुआ, ओह पतंग नहीं तो एयरक्राफ्ट्स। समुद्र में तैरता हुआ, शिप्स, इंडियन इंडियन ओन्ड, सब आएगा। प्लस ऑयल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, फिशरमैन का जो बोट्स होता है, वेसल्स होता है, सब इंडियन हो तो इंडिया की डीटी में आएगा। और नेक्स्ट अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोले? एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडिया का कहीं और हो, फिजिकली वहां होगा पर इंडिया की डीटी में आएगा। क्लियर? चलो, अभी अपने बात किए क्या क्या चीजें इंडिया के डीटी में आती है। अब अपने क्या बात करेंगे? क्या क्या चीजें इंडिया के डीटी में नहीं आती, डज नॉट इंक्लूड। तो सबसे पहला पॉइंट ऊपर वाले का ऑपोजिट ही हो गया। कोई बाहरी एम्बेसीज या बाहरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, चाहे वो फिजिकली लोकेटेड हो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, चाहे वो फिजिकली लोकेटेड हो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, पर वो है कहां के डीटी का? कोई फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो तुमको बोले हम पार्क स्ट्रीट में एक अमेरिकन एम्बेसी है, तो जितना भी एरिया में वो अमेरिकन एम्बेसी है, वो एरिया किसका हो गया? यूएस का हो गया। अगर तुम उस बिल्डिंग को प्रॉब्लम में लाते हो, तुम बिल्डिंग में शूट आउट वगैरह करते हो, तो तुमको यूएस को झेलना पड़ेगा। दैट्स द थिंग। आओ तो एग्जांपल में लिखते हैं, यूएस एम्बेसी इन कोलकाता इज नॉट, यूएस एम्बेसी इन कोलकाता इज नॉट व्हाट? पार्ट ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे अपने, नॉट डीटी ऑफ इंडिया, इज नॉट डीटी ऑफ इंडिया। यशस्विनी ठीक है? इज नॉट डीटी ऑफ इंडिया।
चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एम्बेसी में अगर अटैक हुआ है मतलब वॉर का चांसेस है फिर। जैसे कनाडा में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कनाडा में पता है क्या बढ़ते जा रहा है चीज? वेरी गुड। खालिस्तानी सपोर्टर्स काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में सिख पंजाबी काफी ज्यादा है। नॉट ऑल ऑफ देम वांट खालिस्तान, बट बहुत सारे लोग वहां पे बस रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान का, दोनों में पंजाब है इंडिया पाकिस्तान में, उसको जोड़कर वो बनाना चाहते एक नया नेशन। उसका नाम है खालिस्तान। उन्होंने इंडियन फ्लैग जलाता है वहां पे, गीता जला रहा है वहां पे, सोचो। कनाडा में जो इतना सारा इंडियन एम्बेसीज है उस पे अटैक कर रहा है वो, सोचो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या हो गया ये? हाँ, एमएनसीज नहीं। हाँ, आईएमएफ था, यस। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक डब्ल्यू भी था, वर्ल्ड बैंक। डब्ल्यूएचओ हो गया, इंटरपोल। इंटरपोल सुना तुम लोग? कोई इंग्लिश मूवी देखता ही नहीं है ना। इंटरपोल सबसे बड़ा पुलिस है वर्ल्ड का। इंटरनेशनल पुलिस से बना है इंटरपोल। जो मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो इंटरपोल के लिस्ट में होते हैं। सोचो, अगर क्रिमिनल बनना है तो ऐसा फेमस क्रिमिनल बनो कि इंटरपोल तुम्हारे तलाश में निकले। तो ये सब क्या हो गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका कंट्रोल पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है ना? इंटरनेशनल यहां ऊपर में लिख लो इनफैक्ट। आईएमएफ, डब्ल्यूबी, हु, यूएन। यूएन तो सुना ही होगा। और क्या बोले थे अभी हम? इंटरपोल, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, आईसीजी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विदिन विदिन द geographical boundaries of a country। पकड़ लो, बैंगलोर में डब्ल्यूएचओ का एक ऑफिस है। डब्ल्यूएचओ क्या हो गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। वो इंडिया में फिजिकली लोकेटेड है, बैंगलोर में, बट इंडिया के डीटी में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, या तो लिख लो यूएन ऑफिस। यूएन ऑफिस सिचुएटेड इन बैंगलोर इज नॉट डीटी ऑफ इंडिया। इज नॉट डीटी ऑफ इंडिया। ऑनलाइन वालों कहीं भी डाउट हो प्लीज बोलना मेरे को। यूएन ऑफिस सिचुएटेड इन बैंगलोर इज नॉट डीटी ऑफ इंडिया। ठीक है। अब मन में एक सवाल आता है, व्हाट अबाउट केएफसी, व्हाट अबाउट डोमिनोज? नहीं आता मन में सवाल ये? आज पकड़ लो, अपने बांगुड़ में यहाँ पे डोमिनोज है, सेंटर से 10 कदम दूर। हाँ, इंटरनेशनल है ना? तो क्या वो डीटी में आएगा कि नहीं आएगा इंडिया के? पकड़ लो, डोमिनोज यूएस का मान लो, और यहाँ बांगुड़ में ही अपने डोमिनोज एक है, तो उसका जो एरिया है वो इंडिया की डीटी में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। मतलब डोमिनोज को अटैक करेगा, मतलब यूएस में अटैक हो रहा है, आएगा, इंडिया के डीटी में आएगा। इंडिया की डीटी में आएगा। यहां कहीं लिखा हुआ है क्या एमएनसीज वगैरह? यहां कहीं लिखा हुआ इंटरनेशनल कंपनीज? नहीं। नहीं तो फिर तुमको तो अपने छोटे से एरिया में ही, तुमको यहाँ पाकिस्तान भी दिख जाएगा, कराची बेकरी। हाँ, तुमको यहाँ यूएस भी दिख जाएगा, स्विट्जरलैंड भी दिख जाएगा। हर एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर में तुमको अलग अलग कंट्रीज दिख जाएगा। फिर तो अलग अलग कंट्रीज का डीटी दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो एमएनसीज होते हैं, केएफसी, पिज्जा हट, डोमिनोज, ये इंडिया के डीटी में ही आएंगे। क्योंकि ना तो ये एम्बेसी हुए, ना तो ये क्या हुए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हुए क्या, एमएनसीज। ठीक है ना? बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट नहीं होता है कुछ, ये वर्ल्ड का बनाया हुआ चीज है। ठीक है ना? क्लियर हुआ ये चीज अब जो बोले? आ जाओ, आओ देखते हैं कितना क्लियर हुआ है। एक एक करके पूछेंगे, बताना। विच ऑफ दीज आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया?
तुम बताओ पहले, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, कंपनी इन इंडिया बट ओन्ड बाय अ जापानीज, इंडिया के डीटी में होगा? बिल्कुल। यहां सबसे हिट चीज क्या है? इन इंडिया, दिख रहा है तो इंडिया में है। जापानीज का उससे क्या हुआ? ये है इंडिया की डीटी। तुम आ जाओ बाबू, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस न्यूयॉर्क में है। हाँ, इंडिया के डीटी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कंपनी है। कंपनी कहां पे सिचुएटेड है? न्यूयॉर्क में, मतलब अमेरिका में सिचुएटेड है, तो इंडिया के डीटी में नहीं आएगा ये। ठीक है ना? कहां है? इन न्यूयॉर्क, तो इंडिया के डीटी में नहीं है। ये शिशुनी समझ में आएगी? आओ बोलो बाबू, इंडियन एम्बेसी इन जापान। यस, इंडिया के डीटी में आ रहा है ये, बिकॉज जापान के मेन लैंड में इंडियन एम्बेसी है, और इंडियन एम्बेसी कहीं भी हो वो इंडिया के डीटी में आता है। तुम बताओ, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही, इंडिया के डीटी में नहीं आएगा। आज अपना सेंटर है, फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में रशियन एम्बेसी हो, तो तुम वो फ्लोर जाओगे ना, तो घर में कॉल करके बोलना, कहाँ आ गए? रशिया आ गए हम लोग। हाँ, रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज फिजिकली हेयर बट नॉट इन इंडिया डीटी। ठीक है? तुम बताओ, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, नहीं आएगा ये, बिकॉज ये बिल्डिंग है कहां? अमेरिका में है, अमेरिका में है ये बिल्डिंग, तो इंडिया के डीटी में तो नहीं आना है। ठीक है? तुम बताओ, ब्रांच ऑफ एसबीआई इन चाइना, डीटी में क्यों होगा? नहीं, एसबीआई इज अगेन अ फर्म, है ना, इट्स नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इट्स अ फर्म, चाहे गवर्नमेंट का फर्म हो चाहे प्राइवेट फर्म हो। ठीक है? इट्स अ फर्म जो चाइना में है, तो ये इंडिया के डीटी में नहीं आएगा, इंडिया के डीटी में नहीं। क्लियर हुआ? देखो बाबू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, ये सारी चीजें कोई कंट्री का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का है। ठीक है? आ जाओ। ओके, देन यहां तक ये टॉपिक, वी हैव स्टडीड व्हाट? डोमेस्टिक टेरिटरी। जब भी पढ़ो डोमेस्टिक टेरिटरी, मन में एक चीज लाना, इंडिया, इंडिया, बस यही चीज। क्योंकि अब जो टॉपिक आ रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट्स, इसमें तुम लोग सोचोगे इंडियंस के बारे में, इंडियंस। ये दोनों काफी सिमिलर है। कभी भी पढ़ोगे डीटी के बारे में, क्या समझेगा तुम लोग? इंडिया, ये सोचना इंडिया। ठीक है? और कभी भी अपने पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में, समझ जाना इंडियंस। आ जाओ। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स वो होते हैं जो लेस करते हैं। क्या करते हैं? लेस करते हैं। फॉर देम लेस इज मोर। लेस करने का मतलब, एल का मतलब हो गया लिव। ये वो लोग हैं जो उस कंट्री में क्या लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है? जो वहां से अर्न करते हैं, जो वहां पे कमाई करते हैं बच्चों। तुम रहोगे, तुम कमाई करोगे, तो तुम वहां पे क्या करोगे? साथ में स्पेंड भी करोगे, साथ में स्पेंड भी करोगे, है कि नहीं? तो एस का मतलब क्या हो गया? स्पेंड। ठीक है? तो तुम उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हो, अगर तुम क्या करते हो वहां पे? लेस करते हो। लेस मतलब लिव, अर्न, स्पेंड, लिव, अर्न, स्पेंड। ठीक है? तुम लोग क्या है? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस है। तुम लोग क्या करे? लिव कर रहा है यहाँ पे, स्पेंड कर रहा है यहाँ पे, अर्न भी तो कर रहा है। 100 200 रुपया 500 रुपया मिल जाता है ना बीच बीच में त्योहारों में, पॉकेट मनी मिल जाता है, तो वो तुम्हारा अर्निंग हो गया। जो कर रहे हो तुम इंडिया में कर रहे हो, तुम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो, तुम इंडियन हो। ठीक है ना? आ जाओ। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। यस, ये मेन चीज समझना पहले। नॉर्मल रेसिडेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होगा, कंपनीज भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हो गया? कंपनीज।
कंपनीज। आज डोमिनोज है, डोमिनोज इंडिविजुअल है कि इंस्टीट्यूशन है? इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, ठीक है ना। तो डोमिनोज यहीं पे है, मतलब यहां का पकड़ लो जो ब्रांच है उसका, तो वो लिव भी यहीं कर रहा है, अर्न भी यहीं कर रहा है, स्पेंड भी यहीं कर रहा है। तो वो डोमिनोज यहां वाला क्या है? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। अनिश से समझ में आया? पर डोमिनोज का जो मालिक है, क्या वो इंडिया में रहता है क्या? नहीं। तो उसका जो मालिक यूएस पे रहता होगा, तो वो मालिक इज नॉट एन इंडियन, मतलब नॉट ए नॉर्मल रेसिडेंट। समझ में आया ये चीज? आ जाओ। तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल या फिर एन इंस्टीट्यूशन जो दो चीजों में इन्वॉल्व है रे, दो चीजों में इन्वॉल्व है। आओ, क्या क्या चीज? सबसे पहला, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री। ऑर्डिनरीली रेसाइड्स इन द कंट्री। यहां पे लेस का कौन सा पार्ट आ गया? एल वाला, है ना। लिव वाला पार्ट आ गया एल, ऑर्डिनरीली रेसाइड्स इन द कंट्री। ना ऑर्डिनरीली का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम टाइम वो उस कंट्री में रहता है, मैक्सिमम टाइम। आज पर तुम बाहर घूमने जा रहे हो, मान लो इंडिया के बाहर 10 दिन 15 दिन, तो पूरा समय तो इंडिया में नहीं रहे ना तुम। इसलिए अपने क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरीली, ज्यादा वक्त तक वो इंडिया में रहता है। ठीक है। एंड दूसरा चीज, अच्छा वर्ड आ रहा है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। देखो, जब भी इकोनॉमिक चीजों के बारे में बात करोगे, पैसा का लेन देन का बात होगा, पैसा कमाना और पैसा स्पेंड करना। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो यहां पे क्या क्या पार्ट आ गया इसका? अर्न एंड स्पेंड आ गया ना, अर्न एंड स्पेंड आ गया इसमें। और पर ऑटोमेटिकली अगर तुम अर्न कर रहे हो वहां पे, स्पेंड कर रहे हो वहां पे, तो तुम ऑटोमेटिकली रह भी वही रहे हो, है ना। तो वही बात हो गया उसमें। चलो पढ़ लेते डेफिनेशन एक बार। आओ, नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू टू थिंग्स। क्या? एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन दैट डज टू थिंग्स, दैट ordinarily resides in that country and whose center of economic interest also lies in that country. लिव भी वहीं करता है, अर्न भी वहीं करता है और स्पेंड भी वहीं करेगा। चलो आ जाओ बच्चों, बोलो। नॉर्मल रेसिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन दैट ordinarily resides in that country and whose center of economic interest, whose center of economic interest also lies in that country. क्लियर है? आ जाओ। इन शॉर्ट वो लेस वहां पे करता है। आ जाओ। हाँ, ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हुआ बबुआ? इसका मतलब है कि रेसिडेंट लिव कर रहा है वहां, रेसिडेंट लिव कर रहा है वहां, और रेसिडेंट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या क्या हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? कमाना खर्चा करना, कमाना खर्चा करना। तो रेसिडेंट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग भी वहीं से करता है। ठीक है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लिव वहां करेगा, अर्न वहां करेगा, स्पेंड वहां करेगा। बार बार बता रहे ताकि माथा में क्लियर रहे। आ जाओ। ओके। अब ऐसे कुछ कुछ चीज है जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। आओ, बढ़िया बढ़िया चीज आएगा, फॉलो करना। नॉर्मल रेसिडेंट्स नॉट इंक्लूड, नॉर्मल रेसिडेंट्स नॉट इंक्लूड क्या क्या? आओ देखते हैं। सबसे पहले, सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट्स। कॉस फॉरेन टूरिस्ट आता है लंबे समय के लिए क्या? नहीं। 4 दिन 5 दिन 30 दिन पकड़ लो मैक्स टू मैक्स, है ना। इन लोग के वीजा में भी इनफैक्ट लिखा होता है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू वर्क देयर। इन लोग के वीजा में लिखा रहता है कि 30 दिन के अंदर तुमको अपने कंट्री वापस लौटना पड़ेगा। तुम एक्सटेंड कर सकते हो, पर नॉर्मल वीजा में क्या 30 दिन का लिमिट रहता है। एंड अगर तुम यहां आकर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, कमा रहे हो, तुम्हारे खिलाफ केस हो सकता है। यू कैन नॉट अर्न। कमाने आता है वो बात अलग है, वो तो टूरिस्ट नहीं हुआ ना फिर। यहां बात करें अपने टूरिस्ट का। ठीक है। वहां से कोई बच्चा पढ़ने भी आ रहा है इंडिया में, तब तो 3 3 साल 4 4 साल रहता है उन लोग, वो सबका अलग अलग वीजा होता है।
यहां स्पेसिफिकली किसका बात हो रहा है? अपना टूरिस्ट का, ठीक है। तो फॉरेन टूरिस्ट जो शॉर्ट टर्म टूरिज्म के लिए आते हैं, वो LES में सिर्फ क्या करते हैं? यहाँ पे सिर्फ स्पेंड करते हैं। तुम क्या बोला? सिर्फ स्पेंड करते हैं, वो पैसा लाते हैं उड़ाते हैं बस, है ना। तो वो पूरा तो लेस नहीं कर रहे, दे आर नॉट नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। फॉरेन टूरिस्ट्स जो कि हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन ब्ला ब्ला। नेक्स्ट आओ, क्या है? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, अब इसका मतलब समझना क्या है। ये मान लो इंडिया का DT है, इंडिया का DT हो गया। यहां मान लो US का एम्बेसी है, यूएसई, US का एम्बेसी, ठीक है। तो ये पार्ट इंडिया की DT में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दिस पार्ट इज नॉट इन इंडिया DT। तो यहां पे अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो टेक्निकली वो इंडिया में है ही नहीं, है कि नहीं। यहां पे US का जो एम्बेसी है, उसमें कोई फॉरेन स्टाफ अगर काम कर रहा है तो वो तो इंडिया की DT में है ही नहीं। तो इंडिया का कहलाएगा क्या नॉर्मल रेसिडेंट? नहीं, इंडिया का वो नॉर्मल रेसिडेंट भी नहीं कहलाएगा। तो वो कहां का कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट? US का, US का। सिंपल। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? जहां लगे कुछ कंफ्यूजिंग है बता देना, आई कैन रिपीट वंस मोर। हाँ, एम्बेसीज को लेके झोल रहता है थोड़ा। याद रखो एम्बेसीज का काम थोड़ा अलग है, ठीक है। तो लॉजिक हम कैसे बताए कि US एम्बेसी तो इंडिया में है ही नहीं, इंडिया के DT में है ही नहीं। वहां तुम कदम रख रहे हो, तुम US में पहुंच गए मान लो। तो वहां के जो कर्मचारी है, नॉट इंडियन कर्मचारी, वहां के जो फॉरेन कर्मचारी है, वो फॉरेन के ही DT नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। अनीश, क्लियर है? अच्छा, यहां माइंड यू बात कर रहे हैं फॉरेन स्टाफ, यहां के लिख लो स्लैश नॉट इंडियन स्टाफ। फॉरेन स्टाफ ऑफ अ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। ऑब्वियसली जो काम वाली बाई है, अमेरिकन एम्बेसी में घुस गई काम वाली बाई तो वो थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, वो तो इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट ही है, बिकॉज शी इज एन इंडियन, है ना। यहाँ स्पेसिफिकली किसका बात हो रहा है? एम्बेसीज में जो फॉरेन के स्टाफ है। चलो नेक्स्ट आओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये नॉर्मल रेसिडेंस है इंटरनेशनल एरिया के। इसको फील करो तुम लोग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट है कहां का? इंटरनेशनल एरिया का। कोई कंट्री का नहीं है वो इंटरनेशनल एरिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, पूरे वर्ल्ड ओवर का वो नॉर्मल रेसिडेंट है। जैसे ऊपर में बात किए थे ना आपने, ये UN के ऑफिस का, समझना। UN का ऑफिस बैंगलोर में है, इंडिया के DT में है कि नहीं? नहीं है इंडिया के DT में, है ना, बिकॉज क्या बताए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहीं के DT का नहीं होता है, ठीक है ना। अब अगर नॉर्मल रेसिडेंट के हिसाब से बात करें, कोई पूछे ये जो UN ऑफिस बैंगलोर में है, ये कहां का रेसिडेंट हुआ, क्या बोलेगा तुम लोग? इंटरनेशनल एरिया का रेसिडेंट हुआ। समझ में आया? आ जाओ। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एरिया। ये तो बात रहा UN के ऑफिस का। अब UN के ऑफिस में बहुत लोग काम भी कर रहे होते हैं, तो वो उन एम्प्लॉइज का बात करेंगे। अब अपने घुस गए अंदर थोड़ा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज का बात करेंगे। आज पकड़ लो बैंगलोर में जो मैंने बोला UN का ऑफिस है, उसमें वर्ल्ड ओवर के बहुत नेशनैलिटीज के लोग काम कर रहे होंगे, इंडियंस भी काम कर रहे होंगे। तो उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है वो देखते हैं। सबसे सिंपल ट्रीटमेंट क्या है बताते हैं तुम लोग को। मान लो ये UN का ऑफिस है, कहां पे है ये? इंडिया में, ठीक है। UN ऑफिस इज इन इंडियाज DT, यस और नो? तुमको समझ नहीं आया? नहीं होगा ये। नेक्स्ट, UN ऑफिस इज इंडिया नॉर्मल रेसिडेंट? नो। कहां का होगा? UN का नहीं होगा, इंटरनेशनल एरिया का होगा।
इंटरनेशनली रखा होगा, ठीक है। अब इसमें मान लो एक इराकी आदमी काम कर रहा है, इराकी आदमी, ठीक है। तो वो कहाँ का होगा नॉर्मल रेसिडेंट? हाँ, इराक का होगा, यस। एक इराकी आदमी यूएन ऑफिस में काम कर रहा है, वो इराक का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। समझो समझो, पिक्चर बाकी है अभी। अगर ये 1 साल से ज्यादा काम कर ले यहां पे, तब ये इंडिया का बन जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। समझो। हाँ, ये इराकी आदमी अगर 1 साल से कम काम किया, कहाँ का रहेगा नॉर्मल रेसिडेंट? इराक का। पर 1 साल से ज्यादा अगर यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये ऑफिस जिस कंट्री में सिचुएटेड है उसका बन जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। क्लियर? थिंक अबाउट प्रियंका चोपड़ा, कहाँ रहती है आजकल? अपने ख्यालों में कहाँ रहती है वो? यूएस में रहती है। वो क्या बच्चा के साथ, क्या नाम है उसका? निक जोनस, प्यारा सा छोटा सा बच्चा जो है, उसकी मां बने घूमती है वो। तो वो अगर अमेरिका में 1 साल से कम रहे, अमेरिका में 1 साल से कम रहे, तो कहाँ की एनआर कहलाएगी? इंडिया की एनआर कहलाएगी। पर अगर 1 साल से ज्यादा देखभाल करे उसका वो, तब वो यूएस की एनआर कहलाएगी। तब वो बन जाएगी यूएस की रेसिडेंट। समझ में आया? आ जाओ, चलो फॉलो करते हैं भैया। तो एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर residents of countries to which they belong to, are residents of countries to which they belong to। 2 लाइन का लिख लेना। इराकी स्टाफ, लगता कोई टेररिस्ट है। इराकी स्टाफ इन यूएन ऑफिस इन बैंगलोर is NR of Iraq, is normal resident of Iraq। ठीक है, नेक्स्ट आओ। पर अगर, अब कंडीशन क्या चीज का आ जाएगा? 1 ईयर का। पर अगर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं मोर देन 1 आवर, एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं मोर देन 1 आवर इन सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कहां पे काम कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तब वो रेसिडेंट बन जाते हैं ऑफ द कंट्री इन विच द इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड। तब वो रेसिडेंट बन जाते हैं ऑफ द कंट्री इन विच द इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड। कहां लोकेटेड था? इंडिया में। अच्छा, एग्जाम्पल में आओ। इफ ही वर्क्स फॉर more than 1 year, if he works for more than 1 year, comma, he becomes NR of India, he becomes NR of India। ठीक है, एकदम सिंपल है, टेंशन मत लो, नोट मत लो, बस जहां समझ नहीं है पूछो मेरे को, ठीक है। चलो, ये तो चीज हो गया। अब लास्ट अपने आते हैं बॉर्डर वर्कर्स में। बॉर्डर वर्कर समझ में आता है? तो जोर से बोलो। आर्मी नहीं, ये पकड़ लो, नेपाल है और ये इंडिया है, बीच में बॉर्डर है। बॉर्डर के आसपास ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो बॉर्डर पार करके दूसरे कंट्री में जॉब करते हैं डेली बेसिस पे। आज पकड़ लो, इंडिया का ये गांव है यहाँ पे एक तो, इंडिया में यहाँ पे बहुत सारी मासी लोग रहती है। उन लोग काम कहाँ करने जा रही है? नेपाल में। एकदम पास पास का ही बात है, पकड़ लो, ठीक है ना, एकदम पास पास का बात है, दूर दूर नहीं। तो सुबह जाती है नेपाल, कमाती है, रिटर्न शाम को इंडिया जाती है। समझ में आ रहा है? तो इन जैसे लोगों का क्या कैटेगराइजेशन करेगा? जो है इंडियन पर नेपाल में कमा रहे हैं, या जो है नेपाली पर इंडिया में कमा रहे हैं और रिटर्न जाते जा रहे आते जा रहे। समझ में आया क्या बोल रहे हो? एक होता तुम आके बस गए हो, वो तो बात अलग है। एक है तुम डेली बेसिस में ट्रैवलिंग कर रहे हो।
तो उनको बोलते बॉर्डर वर्कर्स। इन लोग क्या करेगा पता है? लेस बताए थे ना। एल कहां कर रहा होगा? इंडिया में। इंडिया में रहता है। अर्न कहां कर रहा है? नेपाल में। स्पेंड कहां कर रहा है? कौन जीता? 2:1। यस। सो इंडिया इज द विनर। तो कहने का मतलब क्या है? जहां तुम रहते हो वहां के तुम एनआर हो। ठीक है। आज सेम सिचुएशन करते नेपाल के साथ। तो नेपाल में रहता है वो, तब नेपाल का एनआर कहलाता। ठीक है। आ जाओ। बॉर्डर वर्कर्स कौन हो गए? बॉर्डर वर्कर्स लिव्स नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर टू वर्क। डेली बेसिस में दे क्रॉस द बॉर्डर टू वर्क। ये नॉर्मल रेसिडेंट्स हो जाएंगे ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव। ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव, नॉट वेयर दे वर्क। नॉट वेयर दे वर्क। समझ में आ गया सब चीज? आज बोलो, what is a normal resident? Normal resident refers to an individual or an institution or which ordinarily lives या resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. ठीक है। इसमें सब आ जाएंगे except a few people. कौन? फॉरेन टूरिस्ट्स। कौन? फॉरेन स्टाफ मेंबर्स ऑफ एम्बेसीज। फॉरेन स्टाफ मेंबर्स ऑफ एम्बेसीज। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं, भी हमारे एनआर में नहीं आएगा। वहां का जो स्टाफ है वो भी नहीं आएगा। वो कब आएगा? 1 साल के बाद से, फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद से। और कौन? बॉर्डर वर्कर्स, जिस कंट्री में रहते हैं वहां के एनआर है, ना कि जहां वो कमाते हैं वहां के एनआर है। ठीक है ना? चलो आ जाओ। ओके, चलो लेट्स टेस्ट यू गाइस अगेन। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, ये एनआर इंडिया का है कि नहीं? इंडियन ऑफिशियल इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है जो यूएस में है। इंडिया का एनआर होगा ये। कैसे? यूएस में क्या क्या है? इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी किसके ड्यूटी में आता है? इंडिया के। तो वहां जो इंडियन आदमी काम कर रहा है वो इंडिया में काम कर रहा है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट। अनीश क्लियर है ये? अनीश बोलो। जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 3 months। इंडिया का? बिल्कुल सही। टूरिस्ट है भैया, सीधे लिखा हुआ टूरिस्ट है। इंडिया में कमाई नहीं कर रहा वो, ना रह रहा इंडिया में। 3 months इज नथिंग। तुम बताना। इंडियंस इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, मतलब यूएन ऑफिस हो गया, लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year। इंडिया का एनआर होगा कि नहीं होगा? लेस देन 1 year। अगर मोर देन 1 year होता तो कहाँ का? यूएन का नहीं, अमेरिका का। तुम सही बोली हो, पर करेक्ट, गुड। देखो, यूएन ऑफिस कहां सिचुएटेड? अमेरिका में। ठीक है। वहां पे कौन काम कर रहा है? इंडियन। इंडियन अगर 1 साल से कम काम करेगा मतलब वो इंडिया का ही एनआर है। पर अगर 1 साल से ज्यादा काम करता है वो, तो कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का। ठीक है। बिकॉज यूएन ऑफिस कहाँ है? अमेरिका में। 1 साल से ज्यादा काम करोगे तो तुम अमेरिकन बन गए। नेक्स्ट तुम बताओ। इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन डब्ल्यूएचओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया, एनआर होगा ये तो। इट इज स्क्रीमिंग दैट आई एम एन इंडियन। इंडिया में काम हो रहा है, इंडियन काम कर रहा है। 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा मैटर ही नहीं करता है। 1 साल से कम भी तो इंडियन, 1 साल से ज्यादा तो भी इंडियन। तुम बताओ। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, इसका मतलब पता है तुमको? बाहर जा रहे। कहां बाहर जा रहे? लास वेगास। हे बाबा, तुम लोग पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं पढ़ाई भी तो नहीं करता है। तुम करता क्या है फिर?
बिहार में वैशाली को टेक्नोलॉजी। बच्चों थोड़ा दुनिया के बारे में जानो तुम लोग 12 में आ गया है। यस, मक्का मदीना। उन लोग वहां पे बोलते ना कि कोई भी मुसलमान को जिंदगी में एक बार कम से कम मक्का मदीना जाना है। सऊदी अरेबिया में है ये। अगर तुम वहां चले गए, काबा के चारों तरफ 4 बार या 7 बार घूम लिए तुम, तब बस तुमको तुम्हारा मोक्ष मिल गया। बट ओनली मुस्लिम्स आर अलाउड इन दैट होली सिटी। ठीक है, थोड़ा जानो तुम लोग बाहरी दुनिया के बारे में। कितना कुछ है दुनिया में जानने को। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज, बताओ क्या होगा। घूम फिर के आ जाएगा अपना पूजा पाठ करके। चलो बढ़िया। हाँ, अब अब बात आता है दो सिमिलर येट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का। एक है सिटीजनशिप, एक है रेसिडेंटशिप। अभी आपने किस चीज पे फोकस कर रहे थे? रेसिडेंटशिप में। तुम लोग एग्जाम्पल दिए थे उसकी मम्मी का, प्रियंका चोपड़ा मतलब। प्रियंका चोपड़ा कहने को तो यूएस में रहती है, पर वो यूएस की सिर्फ क्या है इन दोनों में से पता है? रेसिडेंट है। चाहे वो 4 साल, चाहे वो 5 साल से वहां रह रही हो, वो यूएस की रेसिडेंट है। वो क्या नहीं बनी अभी तक? यूएस की सिटीजन नहीं बनी है, वो अभी भी इंडिया की ही सिटीजन है। ठीक है, देखो, सिटीजन कॉन्सेप्ट लीगल कॉन्सेप्ट होता है, और रेसिडेंटशिप कॉन्सेप्ट तुम्हारा टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है। टैक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइडिया क्या है कि तुम कोई भी कंट्री में अगर आधा साल से ज्यादा रह रहे हो, आधा साल मतलब 180 डेज से ज्यादा रह रहे हो, तो तुम उस कंट्री में टैक्स भरोगे उस साल। समझ में आया क्या बोले हम? तो इसकी माँ प्रियंका, ज्यादातर वो कहाँ रहती है? यूएस में। तो वो टैक्स कहाँ भर रही है? यूएस। इंडिया में आ जाएगी तो वेलकम, फिर उस साल से इंडिया में टैक्स भरने लग जाएगी, वरना वो यूएस की रेसिडेंट है, वो वहां टैक्स भरेगी। तुम लोग ये सब आगे पढ़ोगे इनकम टैक्स वाले सब्जेक्ट्स में। ठीक है ना? हाँ, आते ही टैक्स नहीं आती, यहाँ कमाएगी। टैक्स तुम फाइनेंशियल के एंड में भरता है, मतलब 31 मार्च के बाद, तब उस हिसाब से देखा जाएगा वो। समझ में आया? देखो, डेज 365 डेज है। 180 तुमको रफ बोल दिए। 180 कितना होता है? 360 डेज। 5 दिन तो और बचा है। अब उसे ढाई ढाई मत बोलना। उसमें एक कंट्री में 183 डेज होगा, तो एक कंट्री में 182 डेज। तो क्लियर कट विनर तो एक होगा ही। हाँ। अरे बाप रे बाप, तुम लीप ईयर में पहुंच गए आप। तुम आगे बढ़ना अपना इनकम टैक्स वाले सब्जेक्ट्स में। ठीक है, आओ। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? तुम जहां पैदा होते हो, बाय डिफॉल्ट तुम वहां के क्या बन जाते हो? सिटीजन। अब बोलोगे भैया यूएस और रशिया के बीच में हम प्लेन में पैदा हो गए, तब क्या होगा? हावड़ा ब्रिज में पैदा हुआ था, तो वो हावड़ा का हुआ कि कलकत्ता का हुआ? बहुत अजीब बात है ये तो। हावड़ा ब्रिज में पैदा हुआ है, तो हावड़ा बोलेगा कि कलकत्ता बोलेगा कि गंगा बोलेगा? गजब। ठीक है ना? तो सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, वही रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, पैसा का कमाना खर्चा करना का कॉन्सेप्ट है। तुम सिटीजन बच्चों दो तरीके से बन सकते हो, एक या तो बाई बर्थ, या तो रिक्वेस्ट करके कि मेरे को अपने शरण में ले लो प्रभु, आज से हम चाहते हैं आपके कंट्री के सिटीजन बने हम। ठीक है, तो या तो प्लेस ऑफ बर्थ के कारण, या तो लीगल प्रोविजंस के कारण। जैसे अगर तुमको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो दो तरीका है। एक, भैया इंडिया में पैदा हो जाओ, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, एंड व्हेन अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप, एंड इंडियन लॉ अलाउज। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो तुमको यही घर बनाना है अपना, यहीं पे ही जीवन काटना है, तो तुम ये सिटीजन बन जाओ। हैव यू हर्ड ऑफ अदनान सामी? नहीं? मुझको भी तो इश्क करा दे,
ओह, ये सब हम छोटे थे तब सुने थे। पहले बहुत मोटा था, अब बहुत पतला हो गया है। इसको नहीं देखा अपने वरदान साहब को? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे ऐसो को दिया है। अरे इतना मोटा था ये, इतना मोटा था। देख रहा तुम लोग? स्क्रीन कैप्चर हो जाएगा पूरा। और अब एकदम पतला हो गया, ये सर्जरी वर्जरी करा के पूरा पतला हो गया। तो ये पाकिस्तानी सिटीजन था। ही अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है। क्लियर? अब आओ रेसिडेंटशिप में। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ ठीक है, आओ। A person can be a citizen of one country and at the same time a resident of another country. अभी तो बताए थे तुम लोग को, किसका नाम दिए? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा वो सिटीजन है इंडिया की, बट एट द सेम टाइम वो रेसिडेंट है यूएस की। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ इट गोस। अभी तक जो पढ़ाई क्लियर था, दोनों कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। इंडिया किस में बोलेंगे हम लोग? डोमेस्टिक टेरिटरी में। और इंडियंस आ जाएगा नॉर्मल रेसिडेंस में। ठीक है। ये क्यों पढ़े अपने? ताकि फ्यूचर क्लासेस में अपने दो चीज देखेंगे, वहां पे ये चीज काम आएगा। देखो क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का नॉलेज हम लोग को डोमेस्टिक इनकम निकालने में मदद करता है। ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी अपने को क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा? डोमेस्टिक इनकम। नॉर्मल रेसिडेंट हम लोग को हेल्प करेगा नेशनल इनकम निकालने में। आगे तुम लोग पढ़ोगे ये सब चीज। ये रहा डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, यहां पे देखेंगे हम लोग। ठीक है। आ जाओ। ठीक है। तो डी फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी एंड डी फॉर डोमेस्टिक इनकम, एन फॉर नॉर्मल रेसिडेंस एंड एन फॉर नेशनल इनकम। ठीक है। चलो बढ़िया। यहां तक तो ये कंप्लीट हुआ अपना। और तुम लोग बीच बीच में ऐसा कुछ भी दिए हम, ताकि क्लियर होते रहे संग संग, है ना? एकदम लास्ट पेज में आओ तो इस चैप्टर के। आहा। उफ। ये अपने नॉलेज से पूरा बनाए हम। टू सिंप्लीफाई थिंग्स अपने नॉलेज से बनाए हैं। आओ, ध्यान देना सभी। यहां अपने दोनों चीजों का साथ में बात करेंगे। क्या दो चीज? डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंस, द कंप्लीट पिक्चर। ये जो लोग मेगा बाउंड्री देख रहे हैं, मेगा बाउंड्री, ये क्या है? इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, मतलब इंडिया का डीटी है। ये तो डीटी में आएगा ही, प्लस बाहर क्या घूम रहे हैं? शिप्स है क्राफ्ट, वो भी डीटी में आएंगे। प्लस बाहर और क्या क्या है? ऑयल प्लेटफॉर्म्स, रिग्स, ओशंस में जो भी है सब इंडिया के डीटी में आएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इसका। क्या है ये? यूएस एम्बेसी कहां लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड है। बट इंडिया के डीटी में नहीं आएगा। खत्म। नेक्स्ट, यहां के स्टाफ मेंबर्स का बात करते हैं, आओ। ये एक इंडियन सिटीजन है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, किस तरीके से मैंने दिया है। ये यूएस एम्बेसी में दो जन काम कर रहे हैं। कौन कौन है वो दो जन? एक इंडियन है और एक अमेरिकन है। चलो बढ़िया। इंडियन इंक्लूडेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। समझो इसको। इंडियन विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है। पर जो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन सिटीजन क्या हो रहा है वो? नॉट इंक्लूडेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। बिकॉज अमेरिकन सिटीजन किसमें काम कर रहा है? यूएस एम्बेसी में। यूएस में है ही नहीं वो, सॉरी इंडिया में है ही नहीं वो यूएस में ही है मान लो। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ यूएस, नॉट ऑफ इंडिया।
बहुत आवाज आ रहा है क्या? कुछ कुछ ऐसे से नहीं ना, ठीक है। वापस से, नॉट टू कंफ्यूज यू गाइज, ये यूएस एम्बेसी है जो कि हमारे डीटी में नहीं आता। यूएस एम्बेसी में दो आदमी काम कर रहे हैं, एक अमेरिकन एक इंडियन। अमेरिकन सिटीजन विल नॉट बी एनआर ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन विल ऑलवेज बी एनआर ऑफ इंडिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब अपने किसका बात कर रहे हैं बच्चों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट इंटरनेशनल कंपनीज, नॉट इंटरनेशनल फर्म्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये तो इंडिया के डीटी में आएंगे ही नहीं। यहां भी दो स्टाफ है, मान लो एक अमेरिकन स्टाफ है और एक इंडियन स्टाफ है। तो इंडियन स्टाफ हमेशा इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, चाहे वो 1 साल से कम काम कर रहा हो, चाहे वो 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हो, है तो इंडियन। और ये ऑफिस भी इंडिया में लोकेटेड है, इंडियन एनआर ऑफ इंडिया कहलाएगा। नाउ थिंक अबाउट दिस अमेरिकन, नो बताए थे ये चीज हम। अगर ये 1 साल से कम काम कर रहा है तो ये एनआर अमेरिका का हो जाएगा, है ना। और अगर 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है तो एनआर इंडिया का हो जाएगा। बस, दिस इज इट, डन डन। आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। क्लियर था क्लास? चलो, तुम लोगों को कल सुबह भी बुलाएंगे हम। कितना बजे फिक्स रखें? 11:30 बजे? ठीक है भैया कल सुबह स्कूल है। साहस बाबू,